नमस्कार। आज हम बात करेंगे टॉप मोस्ट ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंगों में बांटा गया है, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि हमने पहले जनरल असेंबली और दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे तीसरे अंग सामाजिक आर्थिक परिषद और चौथा न्यायिकता ट्रस्टीशिप काउंसिल और 5वां इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके बारे में हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसे इकोनॉमिक सोशल काउंसिल कहते हैं। इसका चैम्बर आप देख सकते हैं, ये यूनाइटेड नेशंस का जो मेन बिल्डिंग है न्यूयॉर्क में स्थित, उसी में इसका चैम्बर है। इसका भी स्थापना 1945 में हुआ था। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद विश्व की जनसंख्या के जीवन में सुधार हेतु गरीबों, घायलों एवं अशिक्षित की सहायता करके अंतर्राष्ट्रीय शांति बहाली करने की प्रयास करती है। यह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य आदि मामलों का अध्ययन करती है। ये देख सकते हैं जहाँ जहाँ भी इस तरह की जो विश्व की जितनी भी जनसंख्या है उसमें थोड़ा गरीबी को देखना, आर्थिक रूप से मजबूत करना, शिक्षा के प्रति जागरूक करना, तो इस तरह से करके जो है ये थोड़ा सा विश्व में शांति बहाल करती है। इनका मानना है केवल राजनीतिक से ही विश्व में शांति नहीं लाई जा सकती है, कुछ उसको आर्थिक रूप से उनको सहायता करके भी विश्व में शांति लाई जा सकती है। जैसे कोई राष्ट्र ऐसा है जो गरीबी से जूझ रहा होता है, उसमें गरीबी से क्या होता है, अशांति फैलती है। इससे ये क्या करते हैं, इंटरनेशनल लेवल का जो फंड होता है उसको ये जुटाकर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर राष्ट्र होता है उसको मदद करते हैं और उसको थोड़ा सा प्रगति की ओर उठाने की कोशिश करते हैं। आर्थिक व सामाजिक परिषद के कुछ अस्थायी समितियां हैं, जिसका नाम है तकनीकी सहायता समिति, औद्योगिक विकास समिति, विभिन्न सम्मेलनों की कार्यसूची तैयार करने वाली समिति, ये आदि कई तरह की समिति है। ये संयुक्त राष्ट्र के जितने भी अंग हैं, ये सबसे ज़्यादा व्यस्त जो अंग है ये आर्थिक एवं सामाजिक विकास परिषद ही है। इसके पास कई सारे काम हैं। इस परिषद में 54 सदस्य होते हैं, जिनका सीटों का कुछ अलग तरह से बंटवारा किया गया है। इसमें 10 सदस्य लैटिन अमेरिका वो कैरेबियाई है, 13 पश्चिमी यूरोप वो अन्य देशों के लिए, 14 सीट अफ्रीकी देशों के लिए और 11 सीट हमारे एशियाई देशों के लिए, 6 सीट पूर्वी यूरोपीय देशों के लिए इसमें रखा गया है। इस परिषद की बैठक वर्ष में 2 बार न्यूयॉर्क और जेनेवा में होती है। परिषद में के कुल 54 सदस्य हैं। यह परिषद शैक्षिक, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सांस्कृतिक, आर्थिक व सामाजिक से संबंधित प्रश्नों पर विचार विमर्श के लिए सम्मेलन आयोजित करता है। इस परिषद का, जैसे कि हम पहले ही बताया, कि अधिक कार्यभार होने के कारण यह विभिन्न आयोग व समितियों, जनसंख्या आयोग जैसे हुआ, मानव अधिकार आयोग, आर्थिक विकास आयोग आदि के साथ अपना कार्य उचित ढंग से पूर्ण करवाता है। जैसे कि जानते हैं इसमें 54 सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। यानी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में, जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में, प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 3 साल के लिए होता है। 1/3 सदस्य प्रति वर्ष पद मुक्त होते हैं, यानी प्रति वर्ष 18 सदस्य बदलते हैं। पद मुक्त होने वाले सदस्य पुनः निर्वाचित भी हो सकता है, यानी जितने भी सदस्य होते हैं हर 3 साल के बाद वो बदल जाते हैं और वो दोबारा भी बन सकते हैं। अगर उनको वोटिंग हुआ, उनको चुन लिया गया दोबारा से, तो वो दोबारा से भी बन सकते हैं उसी साल। इस परिषद का भी एक अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। इसका जो चुनाव होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के छोटे और मंझले प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है। यहाँ के निर्णय उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा लिए जाते हैं। यानी साधारण बहुमत यानी आधे से अधिक होना चाहिए,
तो यहाँ के निर्णय लिया जा सकता है। किसी विशेष राज्य के विषय में विचार करने के लिए जब परिषद की बैठक होती है तो उस राज्य के प्रतिनिधि को आमंत्रित करती है, यानी किसी दूसरे अगर जो सदस्य देश हैं अगर उसके देश के बारे में कुछ विचार विमर्श होता है ये आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में, तो उस राष्ट्र के उस देश के जो प्रतिनिधि होते हैं उसको उस बैठक में बुलाया जाता है, चाहे वो इसके सदस्य हो या ना हो, यानी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का सदस्य हो या ना हो, लेकिन वो यूएनओ का जो सदस्य होगा तो उसको बुलाया जाएगा उसके प्रतिनिधि पे अगर उस देश के बारे में कुछ विचार कर रही है आर्थिक एवं सामाजिक विकास परिषद। अगर कोई देश आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का सदस्य है और उसी देश के कुछ मुद्दों पे अगर मीटिंग हो रही है, उसके बारे में कुछ वोटिंग हो रहा है, तो वो व्यक्ति उस देश का जो प्रतिनिधि है वो वोटिंग में भाग नहीं ले सकता। परिषद हर वर्ष जुलाई में 4 सप्ताह के लिए मिलती है। 1998 के बाद वह अप्रैल में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक निधि के वित्त मंत्रियों के साथ एक और सम्मेलन करता है। अभी कुछ दिन पहले भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है। इसका टर्म 2022 से 24 तक होने वाला है। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के अपराध निरोधक एवं आपराधिक आयोग, लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण संस्था और विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए निर्वाचित किया गया था। इन सभी निकायों का कार्यकाल 2022 से शुरू होने वाला है। तीनों ही निकायों का कार्यकाल 3 सालों का होने वाला है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख निकायों में भारत का चुना जाना उसकी वैश्विक शक्ति को प्रदर्शित करता है। अब हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के एक और अंग जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद। अब न्यास परिषद का काम क्या है, ये न्यास परिषद है क्या, उसके बारे में हम देखेंगे। एक्चुअली हुआ क्या कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो इसमें देखा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई राष्ट्र ऐसे थे कि बहुत पिछड़े हुए थे, जो कि खुद अपने आप कानून व्यवस्था खुद नहीं बना सकते थे, वो अपने सरकार को सही ढंग से चलाने में असमर्थ थे। उनको कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से कि ऐसे देश का व्यवस्था को एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो यूएनओ जो है उसकी देख रेख में उस राष्ट्र का शासनिक व्यवस्था को चलाया जाए। इसको चलाने के लिए जो कुछ डेवलप देश थे उनको ये कार्यभार सौंपा गया था। तो वो चीज़ हम देखते हैं कौन सा देश था, किसको ये कार्यभार सौंपा गया था और कब तक सौंपा गया। वैसे अब न्यास परिषद की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब दुनिया में सारे देश अपने आप में सक्षम है जो अपना शासन व्यवस्था को स्वचालित रूप से अपने आप चला सकता है। इसलिए 1994 के बाद न्यास परिषद की जो है काम खत्म कर दिया गया, लेकिन अभी भी एग्जिस्ट है ये संस्था, लेकिन इसका काम अब कुछ नहीं बचा है। जो इनका मूल काम था वो कुछ नहीं बचा है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन सा ऐसा यूएनओ का जो अंग है इम्पोर्टेंस नहीं है, उसका कोई कार्य मौजूद नहीं है। तो ये है ट्रस्टीशिप काउंसिल, न्यास परिषद। न्यास परिषद के 5 सदस्यों में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य ही शामिल होते हैं। इसकी स्थापना ऐसे न्यास प्रदेशों के पर्यवेक्षण हेतु की गई जहां द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद स्वतः शासन की शुरुआत नहीं की जा सकी थी। न्यास प्रदेशों को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर 12 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यास व्यवस्था को अधीन रखा गया था। इस व्यवस्था का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखना, न्यास प्रदेशों की जनता के हितों में सर्वाधिक करना, बिना किसी भेदभाव के मानव अधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना तथा सभी न्यास क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का उनके नागरिकों के साथ समान व्यवहार को सुनिश्चित करना,
मूल रूप से उस समय 11 न्यास प्रदेश थे, यानी 11 देश ऐसे थे, जगह थे जो कि न्यास के अंतर्गत आता था, जिसमें कि संयुक्त राष्ट्र के निगरानी में वहाँ शासन चलाया जाता था। तो पूछा जाता है क्वेश्चन, मूल रूप से कितने न्यास प्रदेश थे? तो 11 न्यास प्रदेश थे, यानी 11 ऐसे राष्ट्र थे जिसका शासन व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र संघ के निगरानी में हुई थी। 31 अक्टूबर 1994 तक सभी न्यास प्रदेश अब खत्म हो गए, क्योंकि अब जो भी राष्ट्र थे वो स्वयं अपना शासन व्यवस्था चलाने में समर्थ हो गए थे। तो इसीलिए 1994 में अंतिम जो न्यास प्रदेश था वो पलाऊ द्वीप था। पलाऊ द्वीप समूह, ऐसा अंतिम न्यास प्रदेश कौन था? तो क्वेश्चन पूछा जाता है, पलाऊ द्वीप समूह था। ये किसके अंदर में, इस पे कौन शासन कर रहा था? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अधीन था, क्योंकि न्यास प्रदेशों को किसी न किसी राष्ट्र के अधीन किया था। जो डेवलप देश थे उसको कहा भाई आप इस देश का शासन व्यवस्था को चलाओ, ये डेवलप देश नहीं है, उसको सिखाओ आप थोड़ा। पलाऊ द्वीप समूह भी अब अपना शासन व्यवस्था खुद चलाने लग गया। तो 1 नवंबर 1994 को न्यास परिषद ने अपने कार्य औपचारिक रूप से निलंबित कर दिए। फिर भी न्यास परिषद का विघटन नहीं किया गया था। यह इस प्रावधान के साथ अस्तित्व में बनी रही कि आवश्यकता के अनुसार इसे पुनः क्रियाशील किया जा सकता है। हाल ही में न्यास परिषद की भूमंडलीय पर्यावरण व संसाधन प्रणाली के न्यासी रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव भी सामने रखा गया है। जिन राष्ट्रों को न्यास का भार सौंपा गया था, ऐसे राज्य कौन कौन से हैं? वो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य राष्ट्र ऐसे हैं जिनको न्यास का शासन का भार नहीं सौंपा गया था, वो है रूस, चीन और फ्रांस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सुरक्षा परिषद के कौन से ऐसे देश हैं जिनके शासन में कोई न्यास क्षेत्र नहीं थे। वो रूस, चीन और फ्रांस है। अब हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के 5वें महत्वपूर्ण अंग, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा 1945 में की गई थी और अप्रैल 1946 में इसने कार्य करना आरंभ कर दिया। इसका मुख्यालय पीस पैलेस हेग, नीदरलैंड में स्थित है। जैसे कि मैंने बताया था कि जितने भी अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का, 6 अंग महत्वपूर्ण 6 अंग हैं। उस 6 अंग में 5 के 5 न्यूयॉर्क में स्थित है। एक ऐसा अंग है जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, वो इस बिल्डिंग से अलग है, वो है द हेग में, जो है नीदरलैंड में स्थित है। ये देख सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग, नीदरलैंड में 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधि में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद है। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई है। इनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। उसके बाद कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश के नहीं हो सकते हैं। न्यायाधीश अपने में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। न्यायालय का कोरम यानी कार्रवाई संचालन करने के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 9 है। न्यायालय की सरकारी भाषाएं फ्रेंच और अंग्रेजी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में कितने अध्याय हैं? तो 5 अध्याय है और 70 अनुच्छेद है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की कितनी संख्या होती है? न्यायाधीशों की 15 संख्या होती है। ये जो न्यायाधीश होते हैं वो अलग अलग देश से चुने जाते हैं। अलग अलग जो इनके संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मेंबर्स वाले देश होते हैं
उन्हीं में से अलग अलग देश से चुने जाते हैं, जिनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होता है। यानी वहाँ पे जजों की नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होता है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं, यानी हट जाते हैं। और कोई भी 2 न्यायाधीश, एक देश जैसे भारत है, भारत का होगा वहाँ पे न्यायाधीश तो एक ही होगा, एक देश से कोई 2 न्यायाधीश नहीं हो सकता है। उसमें भी एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस होता है, उसी तरह यहाँ पे अध्यक्ष होता है। न्यायालय का कोरम, यानी न्यायालय में जब सुनवाई होगी तो वहाँ कम से कम 9 न्यायाधीश, 9 जज को मौजूद रहना यहाँ पे आवश्यक होता है, जिसे कोरम कहा जाता है। यानी न्यूनतम न्यायाधीश कार्य करने के लिए कितनी होनी चाहिए सुनवाई के लिए, तो कम से कम 9 होना ही चाहिए। तो न्यायालय की जो भाषा होती है वो फ्रेंच और अंग्रेजी। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा चुना जाता है। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जोस गुस्तावो गुरेरो। ये देख सकते हैं, ये है जोस गुस्तावो गुरेरो। साल्वाडोरन राजनयिक है, न्यायवादी थे। तो इनका देश कौन सा है, साल्वाडोर। ये 1946 से 1949 तक यहाँ का अध्यक्ष रहा था। ये गुस्तावो जो थे 1929 से 1930 तक राष्ट्र संघ की सभा में अध्यक्ष थे और 1937 से 45 तक अंतर्राष्ट्रीय न्याय के अस्थायी न्यायालय के अंतिम अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। तो इसको न्यायिक व्यवस्था में काफ़ी एक्सपीरियंस था, तो इनको पहला अध्यक्ष बनाया गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहले महिला जज और पहले महिला प्रेसिडेंट कौन थी, तो जिनका नाम है डेम रोसेलिन सी हिगिंस। ये ब्रिटेन की है। इन्होंने पहली ऐसी महिला है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज के लिए निर्वाचित हुई थी और 2006 में यहाँ प्रेसिडेंट के लिए निर्वाचित हुई। तो ये पहली महिला जज भी बनी और पहली महिला प्रेसिडेंट भी बनी। अब हम बात करेंगे क्या भारत से भी इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोई न्यायाधीश बने हैं या नहीं, तो आंसर है हाँ। तो हमारे देश से भी यहाँ पे 4 ऐसे व्यक्ति हैं जो यहाँ पे जज बन चुके हैं, एक व्यक्ति यहाँ पे प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे BN राव, वो 1952 में यहाँ पे जज बने थे। दूसरा हम बात करेंगे नागेंद्र सिंह, ये 1985 में, और ये प्रेसिडेंट बने थे ICJ के, यानी अध्यक्ष बने थे, ये बहुत बड़ी बात है। तीसरा हम बात करेंगे रघुनंदन, ये 1989 में जज बने थे। और चौथा बात करेंगे दलबीर सिंह भंडारी, ये 2012 में बने थे और फिर से ये इलेक्ट हो चुके हैं, ये दोबारा इनका टर्म शुरू हो गया है। तो हम बारी बारी से हम थोड़ा सा इन पे शॉर्ट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले इंडियन जज ICJ में जो थे, जिनका नाम है BN राय, यही BN राव है जिन्होंने हमारे भारत का संविधान लिखने में मदद किया और भारत का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त हुआ था 1947 में। अब बात करेंगे नागेंद्र सिंह के बारे में। ICJ के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश यानी प्रेसिडेंट नियुक्त हुए थे। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार इसके सभी 193 देश इस न्यायालय से न्याय पाने का अधिकार रखते हैं। 1973 में वह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज बने और फरवरी 1985 से फरवरी 1988 तक इसके अध्यक्ष रहे और दिसंबर 1988 में हेग में इनका निधन हो गया। ये है नागेंद्र सिंह जी। इसके बाद तीसरे ऐसे व्यक्ति थे जो भारत से वो जज बने हैं, रघुनंदन स्वरूप पाठक। ये एक्चुअली में हमारे देश सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे।
ये 18वें चीफ जस्टिस है भारत के सुप्रीम कोर्ट के। ये गोपाल स्वरूप पाठक के बेटे हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे भारत के। ये भारत के जो उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक थे उनके बेटे हैं ये रघुनंदन स्वरूप पाठक, और ये भारत के 18वें चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत के कौन से उपराष्ट्रपति के बेटे भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने और बाद में हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी बने। वो है रघुनंदन स्वरूप पाठक। इसके बाद हम बात करेंगे चौथे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम है दलवीर भंडारी, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं। भारत की ओर से हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर 27 अप्रैल 2012 को निर्वाचित हुए थे। नवंबर 2017 में वे इस पद पर दूसरे कार्यकाल के लिए भी नियुक्त कर लिए गए हैं। भारत के दलवीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपने दूसरे कार्यकाल 2018 से 2000 के लिए चुने गए हैं। नीदरलैंड के हेग की अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भारतीय जज दलवीर भंडारी ने बाजी मार ली। जस्टिस दलवीर भंडारी को जनरल असेंबली में 183 मत मिले, जबकि सिक्योरिटी काउंसिल में जस्टिस भंडारी को 15 मत मिले। भंडारी का मुकाबला ब्रिटेन के उम्मीदवार क्रिस्टोफर ग्रीनवुड से था। भंडारी दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय अदालत के जज बने, यानी दलवीर सिंह भंडारी अभी भी भारत से अंतर्राष्ट्रीय अदालत में न्यायाधीश हैं। वो इस बार दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुने गए और इस